नमस्कार, मैं शीतल पी सिंह और मेरे साथ हैं शिवरान साहब जो हरियाणा के मूल के पत्रकार हैं, वैसे दिल्ली में करते रहे हैं। और हमारे साथ हर्ष भाई भी हैं, हम लोगों के सहयोगी। और हम लोग आए हुए हैं हरियाणा चुनाव को कवर करने के क्रम में। उसके दिल्ली में बहुत सारे अड्डे हैं जो हरियाणा को नेतृत्व देते हैं जाके। यहाँ दीपेंद्र हुड्डा का घर है जो सांसद हैं, और हुड्डा साहब जो इस समय हरियाणा के लिहाज से आप कह सकते हैं कि सबसे केंद्रित व्यक्तित्व अगर कोई है हरियाणा के चुनाव से संबंधित तो वो पुराने चीफ मिनिस्टर हुड्डा साहब हैं। वो यहाँ रुकते हैं। बहुत सारे लोग, अगर आपको देखना है कि हरियाणा के चुनाव में कहाँ ध्रुवीकरण ज़्यादा है, कहाँ ज़्यादा लोग जा रहे हैं, कहाँ ज़्यादा गाड़ियाँ खड़ी हो रही हैं, कहाँ बहुत सारे टिकटार्थी हैं, तो आपको इस बंगले पे आना ही पड़ेगा। इस रोड का नाम क्या है ये शिवरान साहब? जी नमस्कार, और सभी दर्शकों को भी नमस्कार। हाँ। ये जगह है सर, इसका नाम है गुरुद्वारा रकाबगंज रोड। अच्छा, अब इसका गुरुद्वारा रकाबगंज का एक ऐतिहासिक महत्व है। आइए चलते हैं उनके घर की ओर। हम लोग चल रहे हैं गुरु तेग बहादुर साहब का जब शहीदी हुई थी जी, तो उससे जुड़ा हुआ ये गुरुद्वारा सिखों के लिए बहुत पवित्र स्थान है। बड़ा ऐतिहासिक। ये जो दोनों तरफ आप गाड़ियां देख रहे हैं, गाड़ी एक जरा कैमरे से गाड़ियां इधर उधर की सब दिखाइए। ये पूरी रोड गाड़ियों से इस समय भरी हुई है। ये ज़्यादातर लोग वो हैं जो टिकट चाहते हैं, जिन्होंने अप्लाई कर रखा है। कांग्रेस ने एक स्कीम इस बार निकाली थी कि आप अप्लाई करिए, फिर वो स्क्रूटनी करके उसमें से डिसाइड करेंगे। तो बहुत सारे लोगों ने अप्लाई कर रखा है और वो अपनी पैरवी के लिए दरअसल नेताओं के यहाँ जाते हैं। ये उसी क्रम में यहाँ लोग आए हुए, देखिए बहुत सारे लोग खड़े हैं, कुछ खा पी रहे हैं। ये सुबह से यहाँ सूख रहे हैं और रोज़ ये क्रम चल रहा है जब तक शायद 2 तारीख की शाम को स्क्रूटनी होगी। शिवरान साहब, स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक चल रही है, आज आखिरी है जी, और सीईसी की मीटिंग 2 को होनी है। अच्छा, 2 सितंबर को। तो ये 2 सितंबर की शाम तक ये रस्साकशी चलती रहेगी। लेकिन ये इसलिए दिखाना जरूरी था कि एक्चुअली हरियाणा में जो कुछ घटने जा रहा है भविष्य में, उससे पहले उसकी सारी चहलकदमी का केंद्र बिंदु दिल्ली का ये बंगला है, जिसमें दीपेंद्र हुड्डा के नाम जो एलाट है, सांसद दीपेंद्र हुड्डा, और यहाँ उनके पिता भी आके रुकते हैं। और यहाँ जो टिकट मांगने वाले लोग हैं उनको लगता है कि यहाँ उनसे कभी मुलाकात हो सकती है और वो अपनी पैरवी कर लेंगे। इस बार जो मुझे शिवरान साहब ने बताया कि करीब 2600 लोगों ने कांग्रेस के टिकट के लिए अब तक अप्लाई किया है। 90 विधानसभा सीटें हैं और 2600 लोगों ने, चूँकि बीजेपी का ये स्टाइल नहीं है तो हमारे पास ये सूचना नहीं है कि बीजेपी में कितने लोग अप्लाई कर रहे हैं। चूँकि मामला इस चुनाव का, जैसा शिवरान साहब कल के हम लोगों के प्रोग्राम में बता चुके हैं और दूसरे लोग भी, कि आमने सामने की लड़ाई इस बार चुनाव में हो रही है। जरा सा इस पे थोड़ा और प्रकाश डाल। ये जो है शीतल सर, ये बिल्कुल बाइपोलर इलेक्शन है। और इस चुनाव में, इस चुनाव को देख के हमको याद आती है 2005 की चुनाव। 2005 में जब हुड्डा की सरकार बनी थी, तब हालांकि भूपेंद्र हुड्डा को नेता प्रोजेक्ट नहीं किया था, वो इस बार भी नहीं किया गया है। लेकिन वो जब मुख्यमंत्री बने थे तब कांग्रेस पार्टी को 67 सीट्स आई थी। और जो उस वक्त सत्तारूढ़ पार्टी थी INLD, वो घट के हो गई थी 9। तो 27 और 67 और 9 78, और 12 सीटें जो थी वो कोई निर्दलीय कांग्रेस उन लोगों के हिस्से में आई थी। ठीक, तो उसी तरह का इलेक्शन ये भी दिख रहा है। जी, बिल्कुल बाइपोलर इलेक्शन है। हालांकि गठबंधन शिवरान साहब के कहने की वजह जायज है। अभी कुछ दिन पहले ही, 2-3 महीने पहले ही लोकसभा का चुनाव खत्म हुआ है। लोकसभा चुनाव में भी लगभग ये सब लोग जो इस बार चुनाव लड़ रहे हैं, जो ग्रुप्स हैं, छोटे मोटे चेंज के साथ लगभग यही सब आमने सामने थे। और हमने उसमें देखा था कि जो वोट्स हैं इन 2 ग्रुप्स में ऑलमोस्ट करीब 93-94% वोट जो है इन्हीं दोनों ग्रुप में बट गए थे। तो इससे ज़्यादा आप कह भी नहीं सकते किसी भी चुनाव में, जब 100 में से 93-94% वोट 2 ग्रुप्स में आमने सामने हो, तो उसके 3 महीने बाद होने वाले चुनाव में हम उससे अलग कुछ देखें तो वो कोई लॉजिकल नहीं है। शिवरान साहब की बात सही है कि एकदम आमने सामने का चुनाव है और ये कांग्रेस बनाम बीजेपी है। और जो दूसरे छोटे मोटे ग्रुप्स हैं वो 4-5%, 6%, बहुत अच्छा हुआ 7-8% तक की हिस्सेदारी कर सकते हैं अधिकतम विधानसभा में जो होता है। आइए थोड़ा सा और देखते हैं यहाँ, चूंकि ये जो अगर गाड़ियों को भी आप देखेंगे तो आपको अंदाजा लग जाएगा कि हरियाणा में कितने विधानसभा क्षेत्र हैं और कौन कौन से क्षेत्र के, हर क्षेत्र की गाड़ी आपको दिखेगी। अपने अपने क्षेत्र का नाम भी लिखा है और फोटो के साथ सब लोग आते हैं। इंटरेस्टिंग है।
तो ये वो बंगला है। और ये सड़क देखिए, सड़क वहाँ से शुरू होकर करीब 500 मीटर की सड़क है जो वहाँ तक जाती है। और इस सड़क पर दोनों तरफ आपको हरियाणा के नंबर की गाड़ियाँ दिखेंगी। जी जी। तो ये 15 है तालकटोरा रोड बंगला है जहाँ पे ये आप देख रहे हैं। और शिवरान साहब ये हमें दिखाने इसीलिए लाए थे कि हमें एक नज़ारा चुनाव की शुरुआत का मिलेगा और हमारे जरिए आपको भी। तो ये दीपेंद्र हुड्डा साहब का घर है। तो हम लोग अब हरियाणा के लिए निकलने से पहले ये आपको एक नज़ारा दिखा रहे हैं। अब जो और केंद्र हैं पावर के, हरियाणा की पावर के और पॉलिटिक्स के, उन पे भी एक नज़र डाल लेते हैं। हमने पहली शुरुआत जहाँ से करनी थी आपके सामने की। हम लोग अब आए हैं कुमारी सैलजा के घर पर। हालांकि बताया गया कि अब उनको कोई बड़ा बंगला अलॉट हो गया है जिसमें वो शिफ्ट होने वाली है, अभी प्रोसेस में है। लेकिन ये पुराना है, यहाँ उनके मेहमान रहते थे। वो स्वयं कहीं रहती हैं जिसका वो डिस्क्लोज नहीं करती, सुरक्षा वगैरह के कारण होते ही हैं। यहाँ पे लोग नहीं, ये पता लगा कि वो यहाँ है नहीं इस समय, शायद हरियाणा में है। तो लेकिन ये दूसरा आप कह सकते हैं हरियाणा का कांग्रेस के लिहाज से प्रमुख पावर सेंटर है। जी बिल्कुल। आप कुछ बताना चाहें? बिल्कुल बिल्कुल। ये उनका गेस्ट अकोमोडेशन है सर, क्योंकि वो पिछली बार सांसद थी नहीं। उसके बाद सरकार की जो पॉलिसी है, लोकसभा की तरफ से गेस्ट अकोमोडेशन मिलता है, तो उन्होंने ये रखा। अब उनको मिल गया है तुगलक प्रीसेंट में घर, वहाँ भी लेकिन शिफ्ट किया नहीं, वो किसी प्राइवेट अकोमोडेशन में रहती है। ठीक। तो यहाँ पर आज क्योंकि शैलजा खुद है नहीं, कल भी रैली थी उनकी, आज भी रैली है, 2-3 दिन हरियाणा में घूम रही है, इसलिए हमको यहाँ भीड़ दिख नहीं रही। ठीक। अदरवाइज जब वो होती हैं तो यहाँ पर भी गाड़ियों की काफी लंबी कतार होती है। तो ये दूसरा पावर सेंटर है, चूंकि हरियाणा की राजनीति में हुड्डा साहब और सैलजा ये दो इंजन जो है, जो कांग्रेस की गाड़ी को जिन्होंने बहुत पावर दे दी है, और इसीलिए उनके बहुत सारे समर्थकों में उन अपने अपने नेता को मुख्यमंत्री बनाने की होड़ भी है, जिसको विपक्ष इनकैश करना चाहता है आपसी विरोध के तौर पर। बहुत से लोग बताते हैं कि ऐसा हो भी सकता है, लेकिन अभी तक फिलहाल ऐसी कोई चीज़ सामने आई नहीं है। तो अब हम लोग अन्य पावर सेंटर्स की ओर चलेंगे। एक और अगर आप बताना चाह रहे हैं खड़े खड़े जी, हम लोग बताएं, अगर आप उधर घुमाएं कैमरा, अगर कैमरा कैप्चर कर पाएगा, कर पाएगा। 158 नंबर जो 161 दिख रहा ना, उसके बाजू में 158 है, जो कि हरियाणा के कांग्रेस पार्टी के प्रभारी दीपक बाबरिया का घर है। अच्छा, 158 भी सड़क के उस पार जो है वो दीपक बाबरिया का घर है, जो हरियाणा के प्रभारी है। वो इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जितने लोगों ने, आपने जिक्र किया कि करीब 2600 लोगों ने एप्लीकेशन दिया है। जी जी। तो यहाँ पर उन सभी लोगों का, 2600 लोगों का एप्लीकेशन जो आया था, उनका इंटरव्यू किया गया इस बार। ओह, इस बंगले का, इस घर का ये महत्व है कि वो 2600 लोग, यानी एक सीट पर करीब 30 लोग विधायक पद के लिए जिन्होंने एप्लीकेशन दी है, जिन्होंने 20,000 रुपए की फीस भरी, तो वो लोग यहाँ इंटरव्यू वगैरह के लिए आए थे। तो एक समय में ये भी एक जगह थी जो बहुत महत्वपूर्ण थी। दिल्ली के उन अड्डों की जो हरियाणा की राजनीति का केंद्र बिंदु बने हुए रहे इधर पिछले दिनों, और शायद ये परिक्रमा 2 तारीख को कम हो जाए, उनके बारे में एक हमने दृष्टिकोण जो हम समझ रहे थे कि आप तक पहुंचाएं, आपकी रुचि होगी, वो हमने किया। हरियाणा की पावर सेंटर का दूसरा एक प्रमुख नाम है रणदीप सिंह सुरजेवाला। हालांकि इनके पास दूसरे राज्यों की जिम्मेदारियां हैं इस समय, कर्नाटक वगैरह की, लेकिन ये भी वहाँ की सत्ता के कांग्रेस के लिहाज से एक बड़े केंद्र हैं। लेकिन हरियाणा में इनके प्रभाव को आप इसी से देख सकते हैं कि इनके आसपास का इलाका खाली पड़ा हुआ है। हालांकि ऐसा हो सकता है कि इनके दूसरे जगहों पर लोग पैरवी के लिए पहुंच रहे हों, लेकिन जब हम तुलनात्मक रूप में देखते हैं तो शिवरान साहब ऐसा नजर आता है कि यहाँ पे उतना केंद्रीभूत नहीं है मामला ना। जी बिल्कुल ठीक बात है सर। रणदीप सुरजेवाला के घर पे ज्यादा भीड़ नहीं है। उसका एक तो बड़ा कारण है कि वो आजकल हरियाणा में ही घूम रहे हैं। अच्छा। यहाँ पर बड़ा कम रह रहे हैं जी। और दूसरा बड़ा कारण है कि जाहिर है सबसे बड़े नेता के तौर पर तो अभी दीपेंद्र हुड्डा और उनके पिताजी ही हैं। हरियाणा की पावर पॉलिटिक्स का एक और बहुत महत्वपूर्ण केंद्र है 16 तालकटोरा रोड। ये दरअसल वीरेंद्र सिंह जी का, ब्रजेंद्र सिंह जी का, हाँ, उनके बेटे हैं। अच्छा, उनके बेटे हैं ब्रजेंद्र सिंह। हाँ जी, हाँ। आईएएस और लोकसभा सदस्य हैं। जी। अच्छा, ये उनका बंगला है। उनके बारे में थोड़ा सा शिवरान साहब से जान लेते हैं जी। तो वीरेंद्र सिंह की क्या भूमिका है हरियाणा के चुनाव में? इस समय बीच में तो ये बीजेपी में मंत्री भी रहे थे। बिल्कुल ये मंत्री रहे थे और उनके बेटे तभी सांसद बने थे पिछली लोकसभा में। तो अभी तक घर उनके पास ही है। ये आईएएस थे हरियाणा कैडर के, और उसके बाद रिजाइन करने के बाद 2019 का लोकसभा चुनाव लड़ा, हिसार से सांसद बने। तब इनके पिता भी वहीं थे। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले दोनों पिता पुत्र की जोड़ी कांग्रेस पार्टी में आ गई थी। अच्छा। और एक जमाने में राजीव गांधी के बहुत करीब थे, और
करीब 50 बरस का पॉलिटिक्स है इनकी, हाँ। जिसमें अधिकतम समय इनका कांग्रेस में बीता है और 10 साल ये बीजेपी में भी रहे। अच्छा, इनके घर के आसपास गाड़ियां हैं लेकिन लोग नहीं दिख रहे हैं, तो ऐसी शंका शिवरान साहब कर रहे हैं कि चूंकि अगल बगल के बंगले हैं, हुड्डा साहब के बंगले के आसपास चूंकि जगह कम है, वहाँ गाड़ियाँ भरी हुई हैं, तो बहुत से लोग यहाँ भी पार्क करके चले गए होंगे, लेकिन यहाँ गाड़ियाँ दिख रही हैं। और ये बंगला है बिप्लब कुमार देव का, सांसद हैं और हरियाणा के प्रभारी हैं, 6 तालकटोरा रोड। लेकिन यहाँ पे हमें कोई भीड़ या ऐसे लोग नहीं दिखे जो टिकट ले रहे हों, तो इससे बिल्कुल बार बार साबित होता है कि ज़्यादा केंद्रीभूत जो स्थिति है वो हमारे हुड्डा साहब की ही है, और हम फिर और दूसरे सत्ता के केंद्रों की ओर बढ़ रहे हैं। हम लोग हैं अब 83 लोधी स्टेट पर, जो मनोहर लाल खट्टर साहब का बंगला है दिल्ली में। मनोहर लाल खट्टर साहब 9.5 साल हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे और बीजेपी की राजनीति के वहाँ सबसे बड़े केंद्र बिंदु हैं। कहा जाता है कि प्रधानमंत्री से उनके निजी रिश्ते बहुत ही बेहतर हैं। ऐसा अमल में भी लगता है कि वहाँ जब वो कहा गया कि वो बहुत अलोकप्रिय हो गए हैं और वहाँ चुनाव से पहले, लोकसभा चुनाव से पहले बदलाव किया गया, उस बदलाव के बाद उनको लोकसभा में लाया गया और लोकसभा के बाद वो केंद्रीय मंत्री बने। आज ये कहा जाता है कि वहाँ पर अगर कोई बीजेपी में सबसे पावरफुल है हरियाणा के राजनीति में तो मनोहर लाल खट्टर साहब हैं। हालांकि ये भी सही है कि ये भी माना जाता है, सारे अध्ययनों में आता है कि सबसे राजनीतिक रूप से एक मुख्यमंत्री के तौर पे वो बाद में बहुत अलोकप्रिय भी हो गए थे। खैर, शिवरान साहब थोड़ा सा आप इस बारे में बिल्कुल आपने सही बात बोली सर। सबसे बड़े नेता अगर जिनके इर्द गिर्द पूरा चुनाव घूम रहा है तो वो हुड्डा हैं और दूसरे नंबर पर मनोहर लाल खट्टर हैं, और ये बड़े महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं और बीजेपी के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से भी ज़्यादा ताकतवर आज भी भारतीय जनता पार्टी की जो हरियाणा यूनिट है उनमें मनोहर लाल खट्टर हैं। इन्हीं के कहने से अधिकतर टिकटें बंटवारा हो रहा है, इन्हीं के कहने से जो इनके राजनीतिक विरोधी हैं उनको भी निपटाया जा रहा है। तो इस बार मनोहर लाल, इस चुनाव के बाद आप देखेंगे तो बीजेपी पर अभी कुछ बड़े नेता हैं दूसरे, जो अनिल विज हैं, ओम प्रकाश धनखड़ हैं, कैप्टन अभिमन्यु, तो ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उनको भी इस बार कोने में बिठा दिया जाए और एक छत्र राज भारतीय जनता पार्टी पर इनका रहे। तो इन्हीं के कहने पर इस बार टिकटों का बंटवारा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इनके कहने से दी जा रही है। तभी आप देखिए कुछ गहमा गहमी यहाँ पर है, कुछ लोगों को उम्मीद है कि उनको मनोहर लाल खट्टर जी चुनाव में टिकट दिला सकते, तभी थोड़ी सी यहाँ पर हालात आपको दिख रहा है, बाकी जगहों से बेहतर। तो ये आज हमारी परिक्रमा थी कि जो हरियाणा की राजनीति है उसमें दिल्ली केंद्रित जो असर है या नियंत्रण है उसका एक नज़ारा आपके सामने पेश करें। ये कोशिश आपके सामने है, इसको अच्छा बुरा आप बताइएगा जिससे हम उसे भविष्य में सुधार सकें, और अब हरियाणा से संबंधित चुनाव की तमाम रिपोर्ट्स आपके सामने हम लोग प्रस्तुत करते हुए आपको मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।